नमस्ते छात्रों। अब तक हमने मशीनी अनुवाद इस टॉपिक के अंतर्गत मशीनी अनुवाद की आवश्यकता हमारे लिए कितनी है और वो कहाँ कहाँ पे कारगर रूप में भूमिका निभा रहा है, इसकी चर्चा की है। साथ ही साथ हमने इसके पहले मशीनी अनुवाद की जो उपयोगिता है, कौन कौन से क्षेत्र में मशीनी अनुवाद सही तरीके से काम कर रहा है, इसमें हमने देखा कि सूचना परक सामग्री जो है विशेषतः उसमें ही मशीनी अनुवाद कारगर भूमिका निभा रहा है। लेकिन सीमा के तौर पर अगर बात की जाए तो अभी भी मशीनी अनुवाद जो है रचनात्मक साहित्य में या सृजनात्मक साहित्य में उतनी पैठ नहीं बना पाया है। तो उसको लेकर हम अभी आज के लेक्चर में जो है मशीनी अनुवाद की जो सीमाएं हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, अनुवाद मुख्यतः मनुष्य के मस्तिष्क के आधार पर किया जाने वाला कार्य है, किंतु बदलती हुई टेक्नोलॉजी, विकसित होती हुई तकनीक के कारण आज ये स्थिति आ गई है कि हम कंप्यूटर आधारित अनुवाद भी करने लगे हैं। और ये कंप्यूटर आधारित अनुवाद जो है मनुष्य की तुलना में उतना 100% सही नहीं बन पाता या उतना सफल नहीं बन पाता। उसके पीछे की वजह यह है कि प्रत्येक भाषा की अपनी जो विशिष्टता है और उस भाषा में मौजूद जो शब्दावली है, उस शब्दों के अर्थ जो है उसकी अनेकार्थता जो है कुछ हद तक इस मशीनी अनुवाद को असफल बनाती है। तो ये मशीनी अनुवाद कहाँ तक सफल हो पाता है, कहाँ तक सही बन पाता है और उसको सही करना है तो उसकी सीमाएं क्या है। अगर हम मशीनी अनुवाद की सीमाओं को जानेंगे तो मुझे लगता है कि भविष्य में भी इस पर कुछ तो उपाय निकलेगा और उन सीमाओं को हमें वहाँ से आगे गुजरने की ताकत जो है टेक्नोलॉजी के बल पर मिल सकती है। तो मशीनी अनुवाद के संदर्भ में वैज्ञानिकों ने या विद्वानों ने जो भी कुछ उसकी सीमाएं बताई है उसका थोड़ा सा मैं जिक्र यहाँ पे करना चाहूँगा ताकि हम मशीनी अनुवाद के इस टॉपिक को जो है पूरी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, संपूर्ण रूप से विकसित देशों में यांत्रिक अनुवाद का कार्य अत्यधिक मात्रा में होता है। विद्वानों का ये कहना है कि अत्यधिक विकसित रूप से जो राष्ट्र है या देश जो है वहाँ पे मशीनी अनुवाद का जो कार्य है प्रचुर मात्रा में होता है। इन देशों में इस क्षेत्र में विशेष रूप से अनुसंधान किए जा चुके हैं, अर्थात जो विकसित राष्ट्र है, प्रगतिशील राष्ट्र है, वहाँ पे इसके संदर्भ में विशेषता शोध कार्य किए गए हैं। लेकिन इन देशों में भी मशीनी अनुवाद की एक सीमा रही है और इन देशों को भी इस सीमा को स्वीकारना पड़ा है। मतलब भले ही टेक्नोलॉजी के बल पर वो देश जो है प्रगति कितनी भी करे हो, लेकिन मशीनी अनुवाद के संदर्भ में उन देशों को भी वहाँ पे कुछ उसकी जो सीमाएं हैं उसको भी स्वीकारना पड़ा है। बड़े बड़े विद्वानों के लाख प्रयासों के बावजूद कंप्यूटर मनुष्य का स्थान नहीं ले सकता। अर्थात आज बहुत सारी कोशिशें की जा रही है कि कंप्यूटर के समान, मनुष्य के समान कंप्यूटर को बनाया जाए, लेकिन आज ये सभी प्रयास जो है विफल होते दिख रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी जो है मनुष्य का स्थान नहीं ले सकता। पश्चिमी देशों ने कंप्यूटर को लेकर काफ़ी खोज की है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर द्वारा होने वाली भूलों पर वे उपाय खोज नहीं पा रहे हैं। अर्थात विशेषता भाषा के संदर्भ में कंप्यूटर की जो सीमाएं हैं वो वहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाती है। भले ही आज हम रोबोटिक्स के ज़माने में जी रहे हैं, रोबोट के माध्यम से बहुत कुछ गतिविधियां हमारी संपन्न हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि रोबोट रोबोट है और मनुष्य मनुष्य है। तो इसलिए मनुष्य के रूप में अगर मशीन को बनाना है तो मशीन की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं। तो उस सीमा के भीतर एक सीमा मनुष्य की भाषा की आ जाती है और वो भाषा जो है मनुष्य की अपनी है। तो इसलिए पश्चिम के देशों ने कंप्यूटर को लेकर जो भी कुछ खोजबीन की है, छानबीन की है, इसमें कुछ हद तक जो है वहाँ पे भूलें जो है हो पाती है और उस पर अभी तक उपाय नहीं खोज पा रहे हैं। मशीन का मानवीकरण संभव नहीं हो पाया है और भविष्य में संभव होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। मतलब मशीन को मनुष्य बनाना ये न के बराबर की चीज़ है और ये शायद संभव भी नहीं होगा। लेकिन इस क्षेत्र के वैज्ञानिकों का प्रयास जारी है और उनके माध्यम से मशीन को ही मानव बनाने की कोशिश की जा रही है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ
कि हाल ही में 2-3 सालों पहले या 3-4 साल पहले हुए होंगे, रोबोट नामक एक फिल्म आई थी, आपने देखी होगी। रजनीकांत जो है एक्टर जो है, उनके द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था, वो हीरो थे। और आपने उस फिल्म को अगर गौर से देखा होगा तो उस रोबोट नामक फिल्म में जो चिट्टी नामक जो मशीन है या रोबोट है, उसको लेकर ये फिल्म दर्शाई गई है और उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वह रोबोट जो है चिट्टी नामक, उसमें संवेदनाएं भरने की कोशिश की जा रही है। अब वही बात जो है उस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है कि मशीन भी मनुष्य किस प्रकार बन सकता है। लेकिन देखिएगा कि ये फिल्म की बात है, असलियत में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। उसके पीछे की वजह यह है कि मनुष्य के भीतर पैदा होने वाली संवेदनाएं, भावनाएं जो है, उसकी अपनी अंगीभूत प्रवृत्तियां हैं, अर्थात उसके अपने प्रवृत्ति के आधार पर वह जो भावनाएं जो है या संवेदनाएं जो है वहां पे उभरती है। तो इसलिए ये इमोशंस वगैरह जो है ये मशीन के बस की बात नहीं है, या मशीन में हम स्थापित नहीं कर सकते, वहां तक विज्ञान आज तक नहीं गया है। तो मुझे बताना क्या है कि मशीन का मानवीकरण संभव नहीं है और भविष्य में भी ये संभव हो सकता है, कह नहीं सकते। सवाल जहां सीधा सादी सूचनाओं का है, वहां आंकड़ों का अंतरण का है, वहां जो है ये मशीन अनुवाद या कंप्यूटर जो है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मतलब 1-2 वाक्यों में होने वाली जो सूचनाएं या आंकड़ों के भीतर होने वाली सामग्री जो है उसका अनुवाद जो है करने में ये मशीन अनुवाद बहुत बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन अनुवाद की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पुनर्सृजना होती है। अनुवाद के क्षेत्र में अगर बात की जाए या अनुवाद के संदर्भ में अगर बात की जाए तो अनुवाद की सबसे बड़ी उपलब्धि जो होती है पुनर्सृजना होती है। पुनर्सृजना से तात्पर्य यह है कि मूल सामग्री में कोई भी लेखक, मूल रचनाकार जो भी कुछ लिखता है, उसमें अगर कोई कमी रही है लिखते समय उस प्रवाह के अंतर्गत, तब उस कमी को पूरा करने का काम जो है अनुवादक के माध्यम से भी किया जाता है। इसलिए अनुवाद एक पुनर्सृजना भी है, अर्थात मूल में छूटी हुई संवेदनाओं को, मूल में छूटी हुई भावनाओं को अनुवादक के जरिए वहां पे परिपूर्णता देने की कोशिश की जाती है। और वही जाकर हम सोच सकते हैं कि अनुवाद एक पुनर्सृजना का कार्य भी करता है। इसलिए मशीन अनुवाद के संदर्भ में अगर ये बात जोड़ी जाती है तो मशीन से ये संभव नहीं है। मशीन ये ढूंढ नहीं पाएगा कि प्रस्तुत सामग्री में क्या क्या कमी है, वह सिर्फ पर्याय देता रहेगा। मतलब उस आई हुई सामग्री के लिए उपलब्ध पर्याय वहां पे मशीन देता रहेगा, लेकिन जो कमियां हैं उसका पूरा करने की जो जिम्मेदारी है मनुष्य के मस्तिष्क की है, और मस्तिष्क की जगह है कंप्यूटर नहीं ले सकता। इसलिए अनुवाद की सबसे बड़ी उपलब्धि पुनर्सृजना है। कई बार अनुवादक अपनी सृजन शक्ति का इतना सही प्रयोग करता है कि अनुवाद मूल से भी सुंदर जान पड़ता है। मतलब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो इस क्षेत्र में, अनुवाद के क्षेत्र में जो कारगर या प्रतिभा संपन्न अनुवादक है, उनके द्वारा किए गए अनुवादित पाठ जो है मूल रचना की तुलना में बहुत अधिक सुंदर बन जाते हैं। और यहाँ पे ये पता न लगाना मुश्किल हो जाता है कि मूल रचना कौन सी है और अनुवादित रचना कौन सी है। अर्थात मुझे बताना क्या है कि अनुवाद में जो एक गुण है पुनर्सृजना का, वह गुण वहां पे उपयोगी आता है और उपयोगी सिद्ध होता है। परिणामतः अनुदित पाठ भी वहां पे सुंदर बन जाता है। यह मानव ही कर सकता है, ऐसा सब जो मुमकिन है केवल और मनुष्य के दिमाग के आधार पर, मनुष्य के मस्तिष्क के आधार पर। इसका कारण यही है कि मूल रचनाकार द्वारा प्रस्तुत शब्दों के अर्थ, अभिधार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, सामाजिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, रूढ़ी, परंपराएं, मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां, संवेदनाएं, ये सभी जो भाषा के जो पक्ष है, उस भाषा के पक्षों को जो है मूल रचनाकार जिस तरीके से रखता है उसी तरीके से अनुवादक जो है ग्रहण करता है। यहाँ पे अगर मशीन को जोड़ा जाए तो मशीन जो है उसमें प्रस्तुत अभिधार्थ, लक्ष्यार्थ को वो समझ नहीं पाएगा, संवेदनाओं को नहीं समझ पाएगा, भावनाओं को नहीं समझ पाएगा, उसके सामाजिक संदर्भों को नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए मूल रचना में, मूल सामग्री में रचनाकार द्वारा या मूल लेखक द्वारा जो भी कुछ प्रस्तुतियां होती है शब्द के स्तर पर, अर्थ के स्तर पर या सामाजिक संदर्भों के रूप में, वो मशीन वो उतने क्षमता के साथ जो है उसको अनुवादित कर, परख कर अनुवादित नहीं कर पाता। तो ये सभी सीमाएं जो है मशीनी अनुवाद की यहाँ पे दिखाई देती है। ये सभी संवेदनाएं या ये भावनाओं के पक्ष जो है उसको पकड़कर उसको अंतरित करने का जो कार्य है या वो जो क्षमता है वो केवल मनुष्य के पास है। इसलिए मशीनी अनुवाद में ये मुमकिन नहीं है।
अपने साथ एक नहीं कई अच्छाइयाँ लेकर चलता हुआ शब्द कंप्यूटर समझ नहीं सकता। मतलब एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, 5-6 अर्थ होते हैं। अगर उस शब्द के सही अर्थ को कंप्यूटर ने नहीं समझा है तो समझ लीजिएगा कि वहां पे बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती है। उदाहरण के तौर पर नयन शब्द है, नयन के लिए आंख शब्द है, आंख अक्षी शब्द है। ऐसे बहुत सारे पर्यायी शब्द वहां पे उपलब्ध होते हैं, लेकिन वहां पे मूल रचना में जो प्रस्तुति हुई होती है उस प्रस्तुति के लिए जो समायोजित या वहां पे पूरक जो शब्द होता है उसको चुनने की काबिलियत जो है मशीन में नहीं होती है। इसलिए शब्द चयन की भी सीमा जो है मशीनी अनुवाद में उभरती है। कंप्यूटर के स्मृति कोश में इन सभी अर्थों को फीड किया जा सकता है। मतलब शब्दों के अर्थ को हम फीड कर सकते हैं, उसके उपलब्ध पर्यायों को फीड कर सकते हैं, लेकिन जिस जगह पे वो शब्द जिस संदर्भ के साथ वहां पे बोला गया है या लिखा गया है वह संदर्भ जो है कंप्यूटर वहां पे समझ नहीं सकता। अर्थात कंप्यूटर के स्टोरेज में या स्मृति कोश में उन शब्दों के अर्थों को फीड किया जा सकता है, लेकिन कई शब्द विकल्पों में से योग्य शब्द विकल्प का चयन कंप्यूटर नहीं कर सकता। मतलब बहुत सारे पर्यायी शब्द उपलब्ध जो होते हैं उसमें से सही शब्द का चयन जो है कंप्यूटर नहीं कर सकता। अनुवाद में स्थित चयन की अहमियत अलग से समझाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अनुवाद में देखिएगा कि शब्द चयन यह एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अनुवादक की क्षमता पर यह निर्भर करता है कि उसके पास कितनी शब्द संग्रह कितना है और मौजूद शब्द संग्रह में से उपलब्ध पर्यायों में से वो कौन सा सटीक और सही शब्द चुनेगा, ये उसकी अनुवादक की प्रतिभा पर निर्भर करता है। तो इसलिए ये शब्द चयन वाली जो बात है ये विशिष्ट अनुवाद के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है और उसकी अहमियत जो है, उसका महत्व जो है अनुवाद के संदर्भ में बहुत ज्यादा है। बेहतरीन शब्द कंप्यूटर उपलब्ध करा सकता है, लेकिन चयन मानवीय दिमाग ही कर सकता है। मतलब बेहतर से बेहतर शब्द कंप्यूटर में हम डाल सकते हैं, उसके पर्याय दे सकते हैं, लेकिन उन सभी पर्यायों में से सही शब्द का चुनाव जो है मनुष्य का दिमाग ही कर सकता है, मशीनी अनुवाद नहीं कर सकता। मानवीय दिमाग को ही करना होगा। मतलब ये सभी शब्द चयन की प्रक्रिया जो है मनुष्य के दिमाग द्वारा ही संपन्न हो सकती है और मनुष्य का दिमाग ही ये पूरी प्रक्रिया संपन्न करता है। कंप्यूटर के पास स्मृति है लेकिन सोच नहीं है। मशीनी अनुवाद के संदर्भ में इतना हम कह सकते हैं। देखिएगा कि कंप्यूटर के पास स्टोरेज है, स्मृति है, लेकिन उसके पास सोच नहीं है। जो भी सामग्री है उसके आधार पर सोचने की कला या उसके आधार पर सोचने की जो शक्ति है वो मशीन के पास नहीं है, वो केवल मनुष्य के पास है। कंप्यूटर के पास मस्तिष्क नहीं है और यही सबसे बड़ी सीमा है। अर्थात मनुष्य के पास मस्तिष्क है, कंप्यूटर के पास मस्तिष्क नहीं है। कंप्यूटर के पास मात्र स्मृति कोश है, जिसको हम स्टोरेज कहते हैं। उस स्टोरेज के आधार पर कंप्यूटर जो है काम करता है, उपलब्ध पर्यायों को वहां पे चुनता है, लेकिन सही चुनाव जो है केवल और केवल मनुष्य का मस्तिष्क कर सकता है और वो कंप्यूटर के पास नहीं है। अर्थात मशीनी अनुवाद में ये मुमकिन नहीं है। तो शब्द चयन की भी एक सीमा जो है वहां पे हम देख सकते हैं। तो मशीनी अनुवाद के संदर्भ में इतना समझ लीजिएगा कि भाषा के अंतर्गत आने वाले संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, अर्थ, लोकोक्तियां, कहावतें, मुहावरे, इसके पीछे जो अर्थ है, उसके पीछे जो सामाजिक संदर्भ होते हैं उसको मशीनी अनुवाद नहीं पकड़ पाता। साथ ही साथ शब्द चयन की भी एक सीमा वहां पे मशीनी अनुवाद के संदर्भ में आ जाती है। मशीन जो है सही शब्दों को चुन नहीं सकता, उसमें दिए पर्यायों को ही वो चुनेगा। उसके साथ साथ और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्येक संस्कृति की अपनी एक भाषा होती है और उस संस्कृति की भाषा के आधार पर वहां पे उसमें कुछ तत्व जुड़ जाते हैं, उसकी अपनी कुछ प्रथा परंपराएं जुड़ जाती है, सामाजिक संदर्भ जुड़ जाते हैं। तो ये सभी स्थितियां अगर जब हम देखेंगे तो मशीनी अनुवाद की वहाँ पे सीमा हम देख सकते हैं कि वो उन बातों को जो है अनुवादित नहीं कर सकता और इस वजह से मशीनी अनुवाद अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्याय होने के बावजूद भी रचनात्मक साहित्य में या साहित्यिक क्षेत्र में इसकी अपनी सीमाएं हैं, वो वहाँ पे कारगर भूमिका नहीं निभा सकता। क्योंकि भाषा एक ऐसी प्रतिभा है जिसके बल पर मनुष्य कहा जाता है कि देखेगा कि कवि के संदर्भ में कहा जाता है कि जो न देखे रवि वो देखे कवि। इसका मतलब ये है कि कवि जो है अपने भाषा के बल पर, अपने प्रतिभा के बल पर जो है, जो सूर्य को नहीं दिखता वो भी वो दिखा सकता है। तो इसलिए भाषा की अपनी मर्यादा है, भाषा की अपनी सीमा है, वो मशीनी अनुवाद के संदर्भ में लागू हो जाती है। तो इसलिए मशीनी अनुवाद
सीमित सामग्री के लिए, सीमित वाक्य रचनाओं के लिए, आंकड़ों की सामग्री के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन रचनात्मक प्रतिभा संपन्न साहित्य के लिए या अनेक अर्थ देने वाले साहित्य के लिए मशीनी अनुवाद कारगर भूमिका नहीं निभाता। इसलिए मशीनी अनुवाद की ये सीमाएं हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको मशीनी अनुवाद की जो समस्याएं हैं उसको भी थोड़ा सा उसके ऊपर जानकारी दे दूंगा, और इसको लेकर हमारी पूरी जो मशीनी अनुवाद का जो पार्ट है उसका हमारा पूरा टॉपिक जो है वहाँ पे पूर्ण हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में मशीनी अनुवाद की समस्याएं लेकर। धन्यवाद।